वेलकम अगेन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो एग्रीगेट डिमांड के तो यही कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है y और एग्रीगेट डिमांड का मतलब है C प्लस आई। y की जगह हम लोग लिख सकते हैं C प्लस एस, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होती है और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के, जिसमें C हो जाएगा कैंसिल और बचेगा केवल S इज इक्वल टू आई। पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज दैट लेवल एट विच प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट। यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट वहां पर पाया जाता है जहां पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल हो प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट के। जहां पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है एग्रीगेट डिमांड को, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट शो करता है एग्रीगेट सप्लाई को, यानी कि नेचुरल इनकम। क्योंकि आउटपुट और इनकम के बीच सीधा संबंध होता है। अगर प्रोडक्शन होगा तभी इनकम जनरेट होगी, और जब प्रोडक्शन होगा तो वही प्रोडक्शन पूरी इकोनॉमी में अवेलेबल होगा कंज्यूमर्स के परचेज करने के लिए, जिसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू C प्लस आई, दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जहां पर y इंडिकेट करता है प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट को और C प्लस आई इंडिकेट करता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर को। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट where AD, that means C plus I curve, intersects the 45 डिग्री लाइन। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा 45 डिग्री लाइन को, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को। एट पॉइंट E, डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आप देखेंगे कि E वो पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच इंटरसेक्शन होगा। एट पॉइंट E, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द लेवल ऑफ डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेवल ऑफ टोटल इनकम। यानी कि यही वो पॉइंट होगा जहां पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा पूरी इकोनॉमी के इनकम के। The level of income or output corresponding to point E is OM, which is the equilibrium level of income oblique output। और अगर वहां पर आप इनकम का लेवल देखेंगे कि वो कौन सा इनकम का लेवल है जहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो डायग्राम के हिसाब से वो आपको दिखाई देगा OM के इक्वल। यानी कि जब इनकम का लेवल इकोनॉमी में OM होगा तो वहीं पर वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा। द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल नहीं है तो क्या होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है कंजम्पशन पर और इन्वेस्टमेंट पर। दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने का मतलब कंजम्पशन इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा है, और कंजम्पशन ज्यादा होने पर आउटपुट का लेवल बढ़ाया जाएगा सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। दैट मीन्स सभी प्रोड्यूसर्स कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आउटपुट
पैदा करके जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी में तो सभी प्रोड्यूसर्स आउटपुट को भी बढ़ाएंगे। आउटपुट के बढ़ाने पर उन्हें बढ़ाना होगा एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि और लोगों को काम पर लगाना होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी। और इनकम यहां पर हमें तब तक बढ़ती हुई दिखाई देगी जब तक वो दोबारा एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से इनकम ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट होती है एग्रीगेट डिमांड के मुताबिक और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली आता है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो रहा है। कंजम्पशन कम होने की वजह से सभी प्रोड्यूसर्स आउटपुट को डिक्रीज करेंगे क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को भी घटाना होगा, यानी कि लोगों को काम से निकालना होगा। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो इनकम भी कम हो जाएगी, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई यहां पर तब तक हमें घटती हुई दिखाई देगी जब तक वो दोबारा एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए। सेम इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच, अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी के अंदर तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है वहीं पर सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर सेविंग है कम तो सेविंग कम होने का मतलब कंजम्पशन का ज्यादा होना होता है, यानी कि सेविंग कम है इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। तो यहां पर भी हमें सेम वही प्रोसीजर देखने को मिलेगा जो ऊपर देखने को मिला था फर्स्ट लाइन में। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है क्योंकि सेविंग कम हो रही है, दैट मीन्स कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं लोग और सेविंग कम कर रहे हैं। तो कंजम्पशन ज्यादा होने पर आउटपुट को बढ़ाया जाएगा सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएंगे और इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यहां पर जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी लोगों की। पूरी इकोनॉमी के अंदर जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, और सेविंग यहां पर हमें तब तक बढ़ती हुई दिखाई देगी जब तक वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। सेम इसी प्रकार से अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो सेविंग ज्यादा होने का मतलब है कि देश में डिमांड कम हो रही है, टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी डाउन जा रही है क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है। और कंजम्पशन कम होने की वजह से सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर आउटपुट को घटाएंगे, यानी कि आउटपुट कम हो जाएगा पूरी इकोनॉमी में। और आउटपुट कम करने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट घटाना होगा, यानी कि लोगों को काम से निकालना होगा, जिसकी वजह से इनकम भी डिक्रीज होगी। और इनकम डिक्रीज होने से सेविंग भी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। और यहां पर सेविंग्स तब तक लगातार कम होती रहेंगी जब तक वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था सेविंग ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट कम थी। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर लोग ज्यादा सेव करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में अपने आप इनकम घटेगी और सेविंग भी कम होनी शुरू हो जाएगी। यही चार बातें अब हमें पढ़नी है डिटेल में, थ्योरी में, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से नहीं लिखा जाता जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये तो शॉर्टकट मेथड है चीज को याद रखने के लिए। बाकी डिटेल्ड में सबसे पहले हम लोग बताएंगे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता क्या है। इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल्स प्लान्ड आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब प्राप्त होता है जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो प्लान्ड आउटपुट के, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के। व्हेन प्लान्ड expenditure is not equal to planned output, then income will tend to adjust up or down until the two are equal again. अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है, यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्लान्ड आउटपुट के इक्वल नहीं है, तो इनकम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है तब तक जब तक वो दोनों दोबारा इक्वल नहीं हो जाते।
तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा? दिस मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स इन द इकोनॉमी आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स हैड एंटिसिपेटेड। यानी कि हाउसहोल्ड्स उतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर जितनी उम्मीद लगाई गई थी सभी फर्म्स के द्वारा। अर्थात फर्म्स ने उम्मीद ये लगाई थी कि माल खूब बिकेगा, उन्होंने प्रोडक्शन भी कर लिया होगा इसीलिए, लेकिन लोग उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में, जिसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है इकोनॉमी के अंदर। दिस विल लीड टू एन अनप्लैन्ड इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जिसकी वजह से सभी प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि उनके गोदाम जो हैं उन्हें दिखाई देंगे वो भरे हुए हैं, माल बिक नहीं रहा, जिसकी वजह से वो इन्वेंट्री के लेवल को डाउन लाएंगे। देयरफॉर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्लान्ड लेवल फर्म्स वुड कट डाउन प्रोडक्शन। जब बिजनेसमैन को दिखाई देगा कि माल भरा हुआ है हमारे पास, बिक नहीं रहा है, तो वो प्रोडक्शन के लेवल को थोड़ा कम करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। दिस वुड डिक्रीज एग्रीगेट आउटपुट, जिसकी वजह से टोटल आउटपुट इकोनॉमी का घटेगा एंड हैंस इनकम, और इनकम भी घटेगी। दिस प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट और इनकम वुड कंटिन्यू टिल द इकोनॉमी अचीव्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। और यहां पर हमें इनकम तब तक घटती हुई दिखाई देगी इकोनॉमी के अंदर जब तक वो दोबारा एग्रीगेट डिमांड के इक्वल नहीं हो जाती, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर हमें दिखाई देगा कि इकोनॉमी में आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी कि जितनी इनकम पैदा हो रही है उतना ही एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा? शॉर्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही बात डिटेल में पढ़नी है। एग्जाम में थ्योरी इस प्रकार से ही लिखी जाती है। When aggregate demand is greater than aggregate supply, this means that consumers and firms together demand more goods than that firms had produced। यानी कि फर्म्स ने जितना प्रोडक्शन किया था मार्केट में कंज्यूमर्स और फर्म्स मिलकर उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। दिस विल लेड टू एन अनप्लैन्ड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। यानी कि बिजनेसमैन ने माल बनाया होगा ये सोचकर कि ये फ्यूचर में बिकेगा, अपने गोदाम भर लो, लेकिन बिना प्लानिंग के उनकी जो इन्वेंट्री है अर्थात उनके जो गोदाम है वो खाली होना शुरू हो जाएंगे। अर्थात उनको दिखाई देगा कि हमने माल बनाया था ये सोचकर कि फ्यूचर में बिकेगा और ये तो अभी से बिकने लगा। तो ऐसे समय में प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। फर्म्स विल देन रेस्पॉन्ड टू दिस अनप्लैन्ड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड हैंस आउटपुट एंड इनकम। यानी कि प्रोड्यूसर्स यहां पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, अर्थात लोगों को काम पर रखेंगे अधिक से अधिक, ताकि वो आउटपुट ज्यादा पैदा कर सकें, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ेगी। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल कंटिन्यू अंटिल द इकोनॉमी इज बैक वेयर एडी इज इक्वल टू एस। यह कह सकते हैं प्लैंड आउटपुट और प्लैंड एक्सपेंडिचर आपस में बराबर नहीं हो जाते, एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज। यानी कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो इसको देखते हुए फर्म्स ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, जिसकी वजह से इनकम ज़्यादा पैदा होगी, और इनकम यहाँ पर लगातार तब तक हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी जब तक वो दोबारा एग्रीगेट डिमांड के इक्वल नहीं हो जाती। नेक्स्ट, सेम इसी प्रकार से सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ income and output is that level at which planned saving and planned investment are equal। यानी कि S is equal to I। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट वहां पर भी होता है जहां पर सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो। अगर प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम लेवल कहलाएगा। डेरिवेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वही डेरिवेशन है ये सेम।
अगर एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सी प्लस एस, और ए डी का मतलब होता है सी प्लस आई, जहां पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल एस इज इक्वल टू आई। लेकिन अगर इकोनॉमी में सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा? दिस मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर डिमांड मोर। सेविंग कम होने का मतलब लोग ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, और कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेविंग कम हो रही है। दिस मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर डिमांड मोर गुड्स देन दैट फर्म्स हैव प्रोड्यूस्ड। दिस विल लेड टू एन अनप्लैन्ड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स के गोदाम खाली होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने माल बनाया होगा फ्यूचर में बेचने के लिए कि आने वाले समय में माल बिकेगा, लेकिन उनका माल तो अभी से बिकना शुरू हो गया। फर्म्स विल देन रेस्पॉन्ड टू दिस अनप्लैन्ड इन्वेंट्री डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, अर्थात लोगों को काम पे रखेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? एंड हैंस आउटपुट एंड इनकम विल इंक्रीज, और आउटपुट भी बढ़ेगा उनका और इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी इकोनॉमी में। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग विल कंटिन्यू, यानी कि इस प्रकार से इनकम और सेविंग इकोनॉमी में तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक दोबारा सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज, और उसके बाद फिर चेंज की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यानी कि फिर कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा जब सेविंग बराबर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। और अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग कम होने का मतलब कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, और अगर सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है। इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, दिस मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स इन द इकोनॉमी आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स हैड एंटिसिपेटेड, यानी कि हाउसहोल्ड उतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना कि फर्म्स ने सोचा था, और उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्शन भी कर लिया होगा, लेकिन अब उनका माल बिकेगा ही नहीं क्योंकि लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। दिस विल लेड टू एन अनप्लैन्ड इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स, उन्हें दिखाई देगा कि उनके गोदाम अनबिके माल से भरते जा रहे हैं। देयरफॉर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्लान्ड लेवल, फर्म्स वुड कट डाउन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से सभी फर्म्स अपने अपने प्रोडक्शन को कम करेंगी। दिस वुड डिक्रीज एग्रीगेट आउटपुट, जिससे कि एग्रीगेट आउटपुट यानी कि पूरी इकोनॉमी का जो आउटपुट है अर्थात एग्रीगेट सप्लाई, वो कम होना शुरू हो जाएगा। एंड हैंस इनकम एंड सेविंग, जिसकी वजह से इनकम भी कम हो जाएगी और सेविंग भी घटनी शुरू हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट और इनकम एंड सेविंग would continue till the economy achieves the equilibrium level of income oblique output where S is equal to I। तो यहां पर हमें इनकम और सेविंग तब तक घटती हुई दिखाई देगी इकोनॉमी में जब तक वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। तो अगर इकोनॉमी में लोग ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, फिलहाल पैसा कम खर्च कर रहे हैं और सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में लोगों की इनकम अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि यही कहलाता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि माइक्रो लेवल पर सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन मैक्रो लेवल पर अगर लोग सेविंग करना शुरू कर दें तो आने वाले समय में इससे देश की इनकम घटती है। ये अच्छी बात नहीं है कि हर व्यक्ति देश में ज़्यादा सेविंग करने के चक्कर में कंजम्पशन को घटा देगा। जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करके क्या करेंगे भला, जिसकी वजह से हर एक प्रोड्यूसर एम्प्लॉयमेंट भी घटाएगा, जिसकी वजह से इनकम भी घटनी शुरू हो जाएगी। और ये इनकम घटने पर सेविंग भी घटेगी तब तक जब तक वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। नेक्स्ट, अब यही बात पढ़नी है हमें शेड्यूल के द्वारा। ये शेड्यूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा।
एग्जाम में एक बार इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें शेड्यूल भी खुद बनाना था, वो भी इमेजिनरी फिगर्स पर। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए शेड्यूल में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इनकम शो करना है, जहां पर हमने एज्यूम कर लिया कि स्टार्टिंग में इनकम 0 थी और उसके बाद इनकम इंक्रीज हो रही है 1000 से। तो लगातार आपको 1000 ऐड करते जाना है, इनकम आ जाएगी। और कंजम्पशन इनकम के 0 होने पर 0 नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ मिनिमम लेवल का कंजम्पशन मेंटेन करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो यहां पर हमने एज्यूम कर लिया कि 100 है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और यहां पर हमने कंजम्पशन को इंक्रीज किया है 800 से, यानी कि 100 में आप 800 प्लस करते जाइएगा, ये कंजम्पशन आपको मिल जाएगा। सेविंग्स निकालने के लिए इनकम में से माइनस कीजिएगा कंजम्पशन, सेविंग अपने आप निकल आएगी, यानी कि स्टार्टिंग में आएगी -100 देन 100, और इस प्रकार से आपको सेविंग इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा 200 से, क्योंकि हमने इनकम 1000 से बढ़ाई थी और कंजम्पशन 800 रुपये से हमने बढ़ाया था, तो सेविंग इंक्रीज होगी 200 से। इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी यही वैल्यू रखनी है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हमने सेलेक्ट कर लिया है ये 300। अगर आप चाहें तो 500 को भी यहां पर रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस रहेगी, यानी कि फिक्स्ड रहेगी, अर्थात इनकम के बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और घटने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जब इनकम 2000 थी तो इन्वेस्टमेंट यहां पर दिखाई दे रही है 300, इनकम 2000 तो इन्वेस्टमेंट 300, लेकिन इनकम के बढ़ने पर या घटने पर भी इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको सेम दिखानी है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एक पॉइंट पर हमें बराबर दिखाना होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, तभी हम लोग निकाल सकेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब एग्रीगेट सप्लाई निकालने के यहां पर 2 तरीके हैं, या तो आप कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर दें तो आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इनकम को ही यहां पर पुट कर दें, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वाई ही होता है। और अगर आप कंजम्पशन और सेविंग को प्लस करेंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। एग्रीगेट डिमांड के लिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I। ऐसा करने पर आपको एक जगह ऐसा दिखाई देगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, दैट मीन्स ये 2000, और सेम इसी पॉइंट पर आपको दिखाई देगा कि सेविंग भी इक्वल है इन्वेस्टमेंट के, तो यही कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर यहां पर आपको दिखाई देगा कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। यहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई थी 1000 और एग्रीगेट डिमांड है 1200, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने पर आने वाले समय में इनकम की जो टेंडेंसी है वो बढ़ने की होती है, क्योंकि ज्यादा एग्रीगेट डिमांड को देखते हुए प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है जिसकी वजह से, और इनकम भी बढ़ती है। और इक्विलिब्रियम के नीचे आपको दिखाई देगा कि एग्रीगेट डिमांड कम है। एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब कि आने वाले समय में इनकम की जो टेंडेंसी है, यानी कि इनकम की जो प्रवृत्ति है फ्यूचर में, वो घटने की है। एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा और इनकम भी घटनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में 2 बातें। पॉइंट नंबर 1, इट इज डिटरमाइंड वेयर AD इज इक्वल टू AS, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल वहां पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के, और जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, व्हेन AD इज मोर देन AS, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम
टेंड्स टू राइज इन फ्यूचर, तो हमें दिखाई देगा कि आने वाले समय में नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा वहीं पर सेविंग कर्व भी इंटरसेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट कर्व को, यानी कि एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो सेविंग भी इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट के। अब यही बात हम लोग पढ़ेंगे विद डायग्राम। इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर आपको शो करना है नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर शो करना है टोटल एक्सपेंडिचर। ये येलो कलर की लाइन आपको इंडिकेट कर रही है 45 डिग्री लाइन, दैट मीन्स C+S। और ये ब्लू कलर की लाइन आपको शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I और कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, तो ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट होगा वाई एक्सिस पर। ये अज्यूम करते हुए कि यहां पर होगा कंजम्पशन कर्व, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ के ही बनता है एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व थोड़ा ज्यादा ऊपर से बनाइएगा, जिसका मतलब है AD = C+I। ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है यही कहलाएगा इक्विलिब्रियम, यानी कि E। सेम इसी डायग्राम के नीचे एक डायग्राम और बनाएंगे जहां पर हम लोग शो करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। ये रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है जो शो कर रही है इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से निकलेगा क्योंकि इनकम जीरो होने पर सेविंग नेगेटिव होती है। तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये शो कर रही है सेविंग कर्व, जो दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव से आ रही है, और उसके बाद इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स भी पॉजिटिव हो गई हैं। ध्यान आपको रखना है ये पॉइंट E, अर्थात जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल था एग्रीगेट सप्लाई के, जस्ट एग्जैक्टली इसके नीचे ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आपको इक्वल दिखाई देंगे। ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है, और नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। और दोनों से एक बात हमारे सामने आ रही है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा वहीं पर सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है हमेशा। एग्जाम में आपको इनमें से कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। हो सकता है दोनों ही एक साथ बनाने पड़ जाएं जिस प्रकार से कि मैंने भी आपको बना के दिखाए हैं, या हो सकता है इनमें से कोई एक ही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़े। इक्विलिब्रियम कंडीशन, y = C+I, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड के, जहां पर C का मतलब है C बार प्लस BY, y = C बार प्लस BY, ये शो कर रहा है कंजम्पशन को, और इसमें प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस इक्वेशन में हमने C की जगह पुट कर दी उसकी वैल्यू, और कंजम्पशन इक्वेशन का मतलब होता है C बार प्लस BY। इसी इक्वेशन में हम लोग चाहें तो I की जगह लिख सकते हैं I बार। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये I जो था इसे हमने I बार लिख दिया और इसको C बार के नजदीक ले आए, BY को हमने आगे लिख दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के। इसी इक्वेशन में C+I और दोनों ऑटोनॉमस हैं, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं A बार। A बार का मतलब एग्रीगेट डिमांड है ये, और ये भी वो भी ऑटोनॉमस,
यानी कि इनकम के जीरो होने पर जो एग्रीगेट डिमांड होती है। इसी इक्वेशन में अगर हम चाहें तो बी वाई को इधर लाकर माइनस कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास बचेगा y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए बार, जिसमें से y कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस बी, इधर ए बार ही रहेगा एज इट इज। और फिर y को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बार को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस बी से। तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, जिसमें आपको पूरा ये डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, केवल ये स्टार्टिंग की कंडीशन ध्यान रखनी है बस। अगर आप स्टार्टिंग की कंडीशन ध्यान रखोगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये पूरी कहानी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1 माइनस बी का मतलब होता है MPS, तो अगर हम चाहें तो 1 माइनस बी की जगह पुट कर सकते हैं MPS, और 1 अपॉन MPS इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, जो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि 1 अपॉन MPS बराबर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए बार मल्टीप्लाई बाई के, एंड दैट्स ऑल। क्योंकि 1 अपॉन MPS बराबर था के, तो यही इक्वेशन कहलाएगी y इज इक्वल टू ए बार मल्टीप्लाई बाई के। यहां पर आपका पार्ट 3 खत्म होता है। पार्ट 4 इसके बाद हम लोग बाद में करेंगे। तब तक आप लोग यहां तक की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।